में माइनॉरिटी के हालात पर नजर डालते हुए अधूरे ख्वाब की टीम आज आ पहुंची है राजस्थान के जिले बारां। कैसे हैं यहाँ के मुस्लिमों के हालात, आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ के लोग, साथ ही सरकार की तरफ से कितनी मदद पहुँच रही है इन तक। आज इन्हीं सब बातों को गहराई से जानेंगे और यहाँ के हालात आप तक पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए चलते हैं शहर बारां और जानते हैं यहाँ के मुस्लिमों के हालात। हमारी टीम सबसे पहले उन मोहल्लों में पहुँची जो शहर के बीच बसे हैं और जहाँ मुस्लिमों की अक्सरियत है। बारां शहर में मुस्लिमों के हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। जैसे जैसे हमारी टीम गली मोहल्लों में आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे यहाँ के हालात सामने आते गए। गलियों के बाहर पड़े पीने के पाइपों को देखकर शायद अंदर के हालात का अंदाजा आसानी से लग गया होगा कि यहाँ पीने के पानी के क्या हालात हैं। लोगों की शिकायत है कि इनके घरों में पाइपलाइन नहीं है, जिसकी वजह से इनको दूर से पानी लाना पड़ता है और जहाँ पाइपलाइन है वहाँ पानी वक्त पर नहीं आता। कई बार तो 2-3 दिनों के बाद पानी आता है। यहाँ पानी आएगा भी तो कैसे? सारा पानी तो सड़क पर बिछी पाइपलाइन से गिर जाता है, पर कभी भी कोई इसकी सुध लेने नहीं आता। पानी की परेशान है यहाँ पे, सब कोई बीमार है, कोई क्या है। कीचड़ की वजह से अलग नहीं जाया जाता है, किधर भी रोड पूरे खराब है। हमारी तरफ कीचड़ इतना है, नालों में इतना पानी भरा हुआ है। लाइट वालों को फोन करो तो नहीं, जयन को फोन करो तो नहीं कहे कि तुम फर्जी पानी भर रहे हैं। सारी पब्लिक बग पीपे ले लेके बगती है तो बग जाता है, नल छोड़ के बग जाता है वो तो। अरे और कहते हैं तो कीचड़ की मारी है, अभी बरसात में इतना कीचड़ वगैरह रिफट पड़ रहे हैं, कोई कमर टूट रही है, कोई क्या कर रहे हैं। पानी नहीं आओ, क्या जाऊँगा चौम क्या में जाऊँ, मेला ग्राउंड में जाऊँ, पीपे ले लेके जो कैसे लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा? सुबह ऐसी ठंड में कहाँ जाऊँगा? 40-50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, बीड़ी मजदूर अलग है। पीने के पानी के अलावा यहाँ पानी निकासी की भी बड़ी समस्या है। यहाँ सीवर लाइन न होना और गंदे पानी का रुख मुस्लिम बस्तियों की तरफ होने की वजह से ये सारी परेशानी सामने आ रही है। शायद प्रशासन और यहाँ की नगर परिषद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ के लोग किस तरह जीने को मजबूर हैं। मोहल्लों में गंदा पानी भरा होने की वजह से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। टूटी पड़ी सड़कें और पानी से भरी गलियों से इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि प्रशासन द्वारा इनके साथ किस तरह भेदभाव किया जा रहा है। बीमारी पैदा होगी। ये रोड देख लो, नाले को देख लो, देखो सारा हो रहा है। नीचे देखो, मेन रोड देखो, पूरा ढेर वहाँ से वहाँ तक देखो। हमारी कॉलोनी में ना जो गंदा पानी भरा हुआ है, पानी का निकास नहीं है, नाले भरे हुए, नगर पालिका कोई ध्यान देती नहीं है। बार बार मकानों में पानी भर जाता है, बीमारी पैदा होती है। बच्चों को है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी में गिर जाते हैं, रास्ता नहीं है निकलने का। और नगर पालिका इस पर कुछ भी ध्यान नहीं देती है। हमने बार बार शिकायत भी की और देखने भी आए यहाँ पे, मगर बस देख के चल जाते हैं। अधिकारी आते हैं और देख के चल जाते हैं। बस ये समस्या हमारी, इसका पानी का निकास कराया जाए। पानी ये रोड उठेगा जिसलिए जब भी पानी निकलेगा। बरसात भी नहीं है, नालियों का पानी आ रहा, मच्छर मक्खी बच्चे गिरते पड़ते हैं, बेचारा बहुत परेशान रहता है, बीमार दुखी होते हैं। इधर पानी की परेशानी घरों में बढ़ जाता है, रास्ते नहीं है निकलने को, बहुत परेशान हो रहे, पानी भर रहा। ये 12 महीने भर रहा था पानी, कोई निकास नहीं है। नगर पालिका में 25 दफा हो जाया, नगर पालिका कोई आता नहीं है, ना कोई चेयरमैन, ना कोई अधिकारी, ना ये नेता वेता कोई भी नहीं आता। बीजेपी से भी नहीं आते, ना कांग्रेस से आते, ये बात है। और ये 12 महीने परेशानी, नमाजी पढ़ने जाते हैं नमाज, तो उसमें भी है ना परेशानी आती है। छींटे लगते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनमें परेशानी आती है। और हम क्या थक गए, कोई आता नहीं है। पानी अभी भी रोड पर भरा हुआ है, नालियों का अलावा। नालियों में से ओवर रेंज होकर ऊपर आता है। गड्ढे खोद के पानी भर रखा हमने, हम हाथों से पानी फेंकते हैं, गंदगी का आता है, ऐसे आते हैं, देख के चल जाते हैं, फोटो वोटो भी ले जाते हैं, पर कोई परेशानी दूर नहीं करते हैं। ऐसी गंदगी फैल रही है। पास में नाला है, इसमें नगर परिषद बारां के जो कर्मचारी है उनको कई बार मना करने के बावजूद भी यहाँ पे गंदगी जो मोहल्ले के आसपास की होती है पूरी डालते हैं लाके। पास में जो एक आबादी है, कॉम्प्लेक्स बनने के बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें वगैरह जो है दीवारों पर बैठ करके जो है फ्रेश वगैरह इस तरीके करते हैं। कई तरह की परेशानियां हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है नगर परिषद और जो है राजस्थान सरकार या प्रशासन यहाँ पे इसकी जो है बाउंड्री करवाए या इसके तरफ चारों ओर जाली लगवाए, ताकि जो है लोग आसपास के लोग हैं या जो सफाई कर्मचारी उसके अंदर कचरा डालना बंद करें,
ताकि जो है बच्चों को और आसपास के जो लोग हो उनको स्वच्छ वातावरण मिल सके। नालियों की सफाई नहीं होती, पानी भरा रहता है नालियों में, और लाइट की भी ऐसा समस्या है, दिन में कम से कम 20 बार या 25 बार दिन में लाइट कट ऑफ होती है। नयापुरा बारां की मैं बात करता हूं तो वहां के लोग इस मौसम में भी इतने कीचड़ में रहने पर मजबूर हो रहे हैं। वहाँ के आपने हालात आपने देखे हैं कि महिलाएं हैं, लेडीज़ जो हैं वो नालियों में से अपने हाथ से पानी निकाल रही हैं, सड़कों पर कीचड़ बना हुआ है, तो बीमारियों के तो लक्षण वहाँ से उत्पन्न होने ही हैं। मच्छर दिन ब दिन होते हैं, डेंगू मलेरिया ये चीज़ बीमारियाँ चलती रहती हैं। समस्याएं काफ़ी थी, लेकिन पिछले 1 साल में राज्य सरकार ने बहुत अच्छे काम किए और मुझे लगता है अब इसकी जो है गति बढ़ेगी और काफ़ी सारे हमारे आज आप शहर में जाएंगे तो रोड वगैरह अंदर के जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ जो बाढ़ की समस्या आती है उसके लिए बाढ़ राहत के लिए अभी अलग से पैकेज दिया है, तो काफ़ी काम धीरे धीरे चल रहे हैं और अच्छे काम होंगे। यहाँ कई महिलाओं के पास राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड जैसी मूलभूत सुविधाएं भी ठीक से मुहैया नहीं कराई गई हैं। बारां में रोजगार के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। यहाँ करीब करीब हर घर की औरतें, लड़कियाँ बीड़ी बनाने के कामों से जुड़कर अपना और अपने परिवार का खर्च निकाल रही हैं। एजुकेशन न होने की वजह से यहाँ का मुस्लिम तबका सरकारी और प्राइवेट नौकरियों से भी कोसों दूर है। ज्यादातर नौजवान लड़के वेल्डिंग, ड्राइविंग जैसे काम धंधों से जुड़कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। के ना पहले तो 50 रुपए मिला करते थे और अभी ना साल 8-9 महीने पहले इसकी रेट बढ़ गई ना, तो 15 रुपये और बढ़ा दिए इस पे, तो 115 रुपये मिलते हैं 1000 बीड़ी बांधने पे। सुबह से बैठो तो शाम तक 1000 बीड़ी बन जा, बांधने वाला हो तो, और नहीं होता हमारे बच्चे था मतलब 2 रोज भी लग जाते हैं 500 बीड़ी बांधने में। इसमें 1000 बांधो जब 115 रुपये मिलते हैं, जो 500 बनती है कोई से 1000 बनती है, कोई से 500 ही बंधे, मतलब बनती नहीं है ज़्यादा। जैसे वो बच्चे सिलाई करते हैं, कोई मतलब यूँ मैकेनिक मोटरसाइकिल का काम करते हैं, आता है जितना कर लेते हैं, वो भी जो बीड़ी बांधना पड़ता है हमें। भाई हमारा ऐसा रोजगार आ जाओ घर बैठा अच्छा कर ले में तो छोड़ भी दे में बढ़िया, मतलब यूँ पैसा तो होना चाहिए जैसे कमाएंगे जो, जब भी तो घर चले। बारां शहर की बात करते हैं तो यहाँ के मुस्लिम्स जो हैं वो काफ़ी पिछड़ेपन में हैं। जैसे कि यहाँ की महिलाएं हैं वो बीड़ी मजदूरी रोजगार से जुड़े हुए हैं, बाकी जो आदमी है यहाँ के वो भी छोटे छोटे वर्क करते हैं, जैसे कहीं मेटल्स में काम करना। बारां में रोजगार का बहुत ज़्यादा बड़ा दुखड़ा है। किसी में औरतें घर में बीड़ियाँ बांधती हैं और भी लोग बागों का रोजाना का कमाना खाना, जैसे फल फ्रूट का धंधा है, नॉर्मल धंधा है, कोई बड़ी सरकारी जॉब वगैरह नहीं है किसी की। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से CIDC योजना के तहत मुस्लिम युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जाना था, पर हकीकत में हुआ कुछ नहीं। नई सरकार भी स्किल डेवलपमेंट की बात तो कर रही है, पर ये सारी योजनाएं कागज से निकलकर इन लोगों तक कब पहुंचेंगी ये कोई नहीं जानता। यहाँ का मुस्लिम नौजवान तबका इस इंतजार में खाली हाथ बैठा है कि कोई उनकी फरियाद और मदद के लिए आगे आए। गवर्नमेंट जॉब में लोग जो हैं वो तो खुशहाल हैं, बाकी जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं वो लोग बिजनेस से परेशान हैं। यहाँ पे बिजनेस का ऐसा कोई वो नहीं है जिससे लोग जुड़ सकें, युवा आगे आ सके, लोग बिजनेस से जुड़ सकें, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन तो ठीक है, पढ़ाई में ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये है कि घर वाले चाहते हैं कि मेरा बच्चा काम करे, घर वाले भी ये चाह रहे हैं। और उसके अलावा ये है कि क्या नाम है, सरकार वैकेंसी नहीं दे रही ढंग से टाइम पे। जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो भी पूरी तरह से क्या नाम उसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहा। और क्या नाम है, इसमें पढ़ के बैठे हैं, बीएड वगैरह कर लिया, किसी ने नर्सिंग कर लिया, तो वैसे ऐसे बैठे हैं बेचारे, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई कंपनियां नहीं है बड़ी जिसमें कोई लड़का लग सके, भाई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लोग उसमें जाके काम कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। एजुकेशन लाइन में पिछड़े हुए हैं तो यहाँ के लोगों की मेंटालिटी ये बनी हुई है कि बच्चे जो हैं
जब उनका पढ़ने का समय होता है 7 साल 5 साल 7 साल, जब वो शुरुआती जब नर्सरी LKG जब उनका होना चाहिए, वहाँ स्कूल में ना होकर वो कहीं भी या तो चाय की होटल्स में वो काम कर रहे होते हैं, या भी कहीं पर मिस्त्री लाइन में वो चले जाते हैं, या कोई भी छोटा छोटा कार्य वो करने लग जाते हैं दुकानों पर जाकर या कहीं कारखानों में जाकर, जबकि बच्चों का एजुकेशनल लाइन जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। तो पिछड़ापन कहीं ना कहीं मुस्लिमों में है। यहाँ लोन की भी बड़ी समस्या है। कुछ लोग इसका जिम्मेदार बैंक को मान रहे हैं, तो कुछ लोग लोन पास कराने में आ रही अड़चन को। लोगों का कहना है कि सरकार लोन स्कीम में पारदर्शिता रखे ताकि सबको लोन आसानी से मिल सके। ज़्यादातर यहाँ लोग मैकेनिक के काम से, फैब्रिकेशन के काम से, स्टील रेलिंग के काम से, इस तरीके के मजदूर वर्ग यहाँ बहुत ज़्यादा है। माइनॉरिटी के अधिकारी हैं, वो उनको लोनों के बारे में बता ही नहीं पाते हैं लोगों को। आते हैं तो टाल देते हैं कि ये लेकर आओ, वो डॉक्यूमेंट के अभाव में टाल देते हैं, तो उनको माइनॉरिटी का जो बंदा होता है वो लोन से भी वंचित रह जाता है। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय पहले CIDC करके एक गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चलाया था, जिसके अंदर माइनॉरिटी के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना था CIDC के तहत, और उसी प्रशिक्षण देने के बाद रोजगार भी देना था। लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ माइनॉरिटी ऑफिस से, अल्पसंख्यक आयोग से, कि कितने युवाओं को CIDC के तहत आपने रोजगार दिया और कितने युवाओं को आपने प्रशिक्षण दिया। यहाँ के माइनॉरिटी ऑफिस के अंदर भी जो लोन सैंक्शन हुआ जाता है, तो वहाँ भी भाई भतीजेवाद काफ़ी ज़्यादा चलता है। यहाँ पर लोन मिलते हैं तो अधिकारी अपने ही कुछ लोगों को लोन दे देते हैं। बारा में वक्फ जायदाद तो बहुत है, पर इनकी हालत भी ज्यादा बेहतर नहीं है। ज्यादातर जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा हो रखा है, जिसको लेकर अक्सर यहाँ माहौल बिगड़ जाते हैं। लोगों की शिकायत है कि यहाँ का प्रशासन ना तो इनको हक दिलाता है और ना ही समय पर खड़ा होता है। हालांकि अब नए बने सदर आपस में बैठकर जरूर कुछ नए रास्ते निकाल रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में वक्फ संपत्तियों के हालात शायद बेहतर हो सके। वक्फ संपत्तियों की बहुत ही दुर्दशा हो रही है। प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं करता है। पूर्व में भी हमने कई प्रशासनों से आग्रह किया कि भाई हमारी जायदादों को, वक्फ संपत्तियों को आप बचाइए, अतिक्रमणियों से बचाइए। हमारी जो वक्फ कमेटी है उन्होंने भी यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अभी वर्तमान कमेटी जो हमारा काम कर रही है, बाउंड्री वाल की है, ईदगाह की मरम्मत करवाई है और कुछ अभी किराएदारी में बढ़ोतरी की है। फर्जी पट्टे बनाते हैं। अभी लीलगढ़ कब्रस्तानों में 4.5 बीघा ज़मीन थी, 2 बीघा रहेगी हमारे। अभी सन 2013 में उसका पट्टा बना दिया प्रशासन ने, नगर पालिका ने, और उस पर कब्जा चल रहा था। तो आज ही मतलब हम अभी डिप्टी साहब इस पर थाने में काम बंद करा के आए हैं। कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। प्रशासन थोड़ा कम सुनता है, ध्यान नहीं देता हमारी वक्त की संपत्तियों पे। यहाँ पे एक तो कब्रस्तान की बहुत कमी है। ये इतना सा कब्रस्तान है, दोनों भर चुके हैं। ज़मीन नहीं है हमारे पास, हॉस्टल वगैरह भी नहीं है। अगर ये वक्फ बोर्ड की ये ज़मीनें अगर खाली हो जाए ना अतिक्रमण, तो हमारा पूरा मतलब स्कूल बन जाए, हॉस्टल बन जाए, ईदगाह बन जाए हमारे। हर व्यक्ति इसी सवाल को लेकर हमेशा बैठा रहता है कि वक्फी संपत्तियां कहाँ हैं, वक्फ की संपत्तियों पर किसी ने कब्जे किए हुए हैं। बारा में तालीम के हालात पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर हुए हैं। तो वो क्रांति सबसे पहले राजस्थान में 20 जगह शुरू हुई थी। अब यहाँ का मुस्लिम तबका अपने बच्चों की तालीम पर खासा जोर देने लगा है। यही वजह है कि यहाँ के स्कूल और मदरसों में बच्चों की तादाद में पिछले कुछ सालों में तेजी से इजाफा हुआ है। यहाँ पर तो इस मदरसे में तो बहुत अच्छे हालात हैं। मतलब हम पेरेंट्स को सूचना भी देते रहते हैं, बताते भी रहते हैं। पेरेंट्स भी आगे से आगे इस मदरसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और लड़कियों की भी प्रोग्रेस अच्छी है, पढ़ाई के बारे में भी मतलब अच्छा पढ़ती हैं लड़कियाँ। बारा में तालीम के हालात बेहतर होने की वजह सिर्फ लोगों में जागरूकता नहीं,
बल्कि कुछ मुस्लिम तंजीमें और उनके जरिए बनाए गए ऐसे इदारे हैं जहां से बच्चों को उम्दा तालीम दी जा रही है। अंजुमन इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ही ले लीजिए। मदरसे की शक्ल में बने इस स्कूल में बच्चों के मुकाबले बच्चियों की तादाद कहीं ज्यादा है। हम सिर्फ पास होने के लिए ही पढ़ते हैं तो हम गलत पढ़ते हैं। हमें पढ़ना चाहिए कि हम अपने आप को साबित कर सके, दूसरों को बता सके। तालीम का मेयार हमारा बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे है। हर किस्म का ख्याल रखा जाता है बच्चों का। हमारे यहाँ पर 3 साल पहले पूरी क्लास में 40 बच्चियाँ थी और 40 की 40 फर्स्ट डिवीज़न आई थी। ये एक हमारा रिकॉर्ड रहा है। हमारे 10वीं तक स्कूल था, जब तक तो यहाँ पढ़ाते थे। उसके बाद बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए नहीं भेजते थे, लेकिन जब ये सहूलियत हमारे मदरसे ने दी 12वीं तक की, तो काफ़ी तादाद में बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ रही हैं। और आज भी 40 के करीब बच्चियाँ हमारे 11वीं 40 के करीब 11वीं में और 40 के करीब 12वीं में पढ़ती हैं। मदरसा बोर्ड से पंजीकृत इस मदरसे को मदरसा बोर्ड से 12 पैरा टीचर के अलावा कंप्यूटर, बुक्स आदि भी मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे न सिर्फ यहाँ की तालीम बेहतर हुई है बल्कि बच्चों का रुझान भी पढ़ाई की जानिब बढ़ा है। यहाँ पे दीनी भी तालीम दी जाती है और दुनियावी भी दी जाती है। दोनों को मिलाकर बहुत अच्छी तालीम का मदरसा है ये। तो सभी टीचर्स हज़रात बहुत ही हमारी हेल्प करते हैं पढ़ने में। दीनी बातें ही बहुत बताई जाती हैं और दुनियावी भी जैसे चलते हैं सब्जेक्ट्स, वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है। पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है पढ़ाई करना, और घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं और आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ पूरी तरह से। इसमें ना घर वाले, टीचर्स और सब पूरा सपोर्ट देते हैं पढ़ने। पढ़ाई यहाँ की माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर सभी पैरा टीचर्स लगे हुए हैं और पैरा टीचर्स अपने काम को बहुत अच्छा और बखूबी अंजाम देते हैं। मतलब पूरी मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, और सभी विषयों की पढ़ाई बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जितने पैरा टीचर्स लगे हुए हैं वो सारे वेल क्वालिफाइड हैं, सब MA BEd हैं और बहुत अच्छी योग्यता रखते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं और टीचरों का लगभग सभी का यहाँ पर एम भी ये है कि यहाँ से बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़कर निकले, गवर्नमेंट जॉब में जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए और इस मदरसे का नाम रोशन करें। पहले से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना भी नहीं है, बहुत कमी है। बच्चों के ऊपर पेरेंट्स, माँ बाप इतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ की माली हालत कमज़ोर है। माली हालत कमज़ोर होने की वजह से बच्चे तो आते हैं, लेकिन वो स्कूल से जाने के बाद या तो उनको कहीं काम पे भेज देते हैं या मजदूरी में लगा देते हैं, या अपने बीड़ी बनाने के, यहाँ पर बीड़ी का काम भी होता है काफ़ी, तो बीड़ी के काम में लगा लेते हैं। बच्चों को घर पर जाकर जो पढ़ाई करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। इस वजह से बच्चों की काफ़ी कमज़ोरी रहती है। यहाँ पर कई सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो यहाँ से तालीम हासिल कर न सिर्फ अपना बल्कि अपने खानदान, अपने शहर और अपने मुल्क का नाम रोशन करने के ख्वाब भी संजोए हुए हैं। इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है, उर्दू बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं IAS बनना चाहती हूँ ताकि लोगों के काम आऊँ, कुछ बन सकूँ, तो माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आज जो समाज में हमारे पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम ऐसा है इसमें इल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई काम ऐसा नहीं है जिसके अंदर इल्म की मतलब ज़रूरत ना हो। हर चीज़ में, हर किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, इल्म के बिना कुछ भी नहीं है, तो इल्म हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ना चाहती हूँ, RAS बनना चाहती हूँ। मैं RAS बनने की शुरू से ही ख्वाहिश है, ताकि मतलब अपने लिए और जो बुराएं और मतलब जो गर्ल्स पढ़ नहीं पाती है बहुत सी, उनके लिए आगे भी खिदमत कर सके। अक्सर कहा जाता है कि मदरसों में पढ़ाई ऐसी नहीं होती कि बच्चे अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकें, पर यहाँ के हालात कुछ और ही हैं। नसीम बानो नाम की इस लड़की को ही देख लीजिए। अंजुमन इस्लामिया मदरसे में पढ़ने के बावजूद ये 10वीं की राजस्थान बोर्ड परीक्षा में न सिर्फ अपने मदरसे में अव्वल आई है, बल्कि जिले की मेरिट लिस्ट में आकर अपना और अपने परिवार का ख्वाब भी पूरा किया है। मैंने शुरू से नर्सरी से 10th तक मदरसा जामिया कौसर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी वहाँ पे। इसके साथ मदरसे की दीन तालीम की एजुकेशन भी दी जाती थी। उसके बाद 11th-12th अंजुमन मदरसे से हासिल की है। 83.60% आया था 12th में और ज़िले में जो है 10वीं मेरिट थी। बहुत खुशी होती है। इसके साथ ये भी खुशी होती है कि हमने मदरसे का नाम रोशन किया है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया है।
जब बच्चे पास हो गए और मेरिट में आती है तो एकदम घर उसे क्या नाम से सीना फूल जाता है। बच्चों को क्या नाम से पढ़ाने के लिए और भी क्या नाम से 2-3 बच्चे हैं जिनको क्या नाम से लैपटॉप मिला और भी ज़्यादा खुशी हुई, और इनको अवार्ड्स मिले, मेरिट में आई तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है माँ बाप को। ये बच्चे हैं और बच्चे नाम रोशन करते हैं माँ बाप का। हालांकि गरीब आदमी, लेकिन फिर भी मतलब मेरी स्थिति के हिसाब से इनको पढ़ाई के लिए इनके ऊपर ही खर्च करता हूँ। सबको बच्चों को 3 बच्चे और 4 बच्चे और सबको मतलब क्या नाम से पढ़ाया है मैंने बढ़िया, जहाँ तक ये पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि तालीम कोई मुश्किल चीज है। अगर हम और आप थोड़ा भी ध्यान इस जानिब दे तो वो दिन दूर नहीं जब नसीम जैसी कई बच्चियां सूबे की मेरिट लिस्ट में होंगी। बस जरूरत है तो लोगों के तालीम के लिए जागरूक होने की, अच्छे इदारों के साथ सरकार की मदद की, ताकि ऐसी कई सारी बच्चियां जो गुर्बत के हालात में पढ़ाई छोड़ देती हैं, वो भी तालीम और तरक्की की धारा में आगे बढ़ सके।